यह बहुत दिनों पहले की बात है। नंदगंज में एक बूढ़ी महिला अपने 5 जुड़वा बेटों के साथ रहती थी। पांचों लड़के एक दूसरे से बहुत ही मिलते जुलते थे, मानो एक दूसरे के रूप हो। बूढ़ी महिला के 5 लड़के पांचों 5 तरह के गुणों से भरे थे। पहला बेटा धर्मलाल, जो एक बार में अपने मुंह में पूरे समुद्र का पानी भर सकता था 5 मिनट के लिए। दूसरा बेटा कर्मलाल, वह अपने दोनों पैर काफी लंबे कर सकता था। तीसरा लड़का सोहन लाल, उसकी पीठ गर्दन लोहे की तरह सख्त थी। चौथे लड़के का नाम मोहनलाल था। उसे आग से कोई भी हानि पहुंचती नहीं थी। और सबसे छोटे बेटे का नाम था मगनलाल। वह अपनी सांसें रोककर पूरे एक दिन रह सकता था। पांचों भाई देखने में एक जैसे ही थे। बस उनकी माँ बसंती ही जान पाती थी कि कौन कौन है। पांचों भाई आधी रात को मछलियां पकड़ने जाया करते थे। बड़ा भाई धर्मलाल समुद्र के किनारे खड़ा होकर समुद्र का सारा पानी अपने मुंह में भर लिया करता था। पांचों भाई समुद्र किनारे पहुंचते हैं। तब धर्मलाल अपने भाइयों से कहता है, भाइयों सुनो, मैं समुद्र का सारा पानी अपने मुंह में भर लेता हूँ और तुम लोग जल्दी जल्दी मछलियों को भर कर बाहर आ जाना। तभी दूसरा वाला भाई कहता है, आप रोज रोज एक ही बातें क्यों करते हो भैया? क्या हमने कभी भी एक भी मिनट की देर की है क्या? हम तैयार हैं भैया। फिर धर्मलाल अपने मुंह में समुद्र का सारा पानी भर लेता है 5 मिनट के लिए। बाकी के चारों भाई फटाफट मछलियों को टोकरी में भरने लगते हैं। फिर मछलियां का टुकड़ा लेकर वह लोग चले जाते हैं। फिर बड़ा बेटा धर्मलाल कहता है, आज मगन की बारी है, छोटे बाजार जाओ। मगन मछलियों का टोकरा लेकर बाजार चला जाता है। बाजार में सभी दुकानदारों के पास में बहुत कम मछलियां होती है और मगन का टोकरा पूरा फूल भरा होता है और ताजी मछलियां रहती हैं। यह देखकर सभी दुकानदार हैरान हो जाते हैं और मगन की ताजी मछलियां फटाफट बिक जाती है। मगन की सारी मछलियां बिक जाने के बाद सभी दुकान वाले उसके दुकान पर आते हैं और उसे कहते हैं, तुम्हें रोज रोज मछलियां कहाँ से मिलती है? जरा हमें भी बताओ तो जरा, हमें क्यों नहीं मिलती? फिर दूसरा दुकानदार कहता, हाँ तुम जरूर कोई जादू टोना करते हो ना। फिर तीसरा कहता, नहीं नहीं, तुम्हें हमें बताना ही पड़ेगा कि कैसे तुम रोज इतनी सारी मछलियां पकड़ते हो। तुम्हें बताना ही पड़ेगा। फिर मगन कहता है, कल सुबह सुबह भोर में आना, मैं तुम्हें मछलियां पकड़वा दूंगा, ठीक है? मगन लाल ने घर जाकर सारी बातें बताई। सारी बातें सुनकर धर्मलाल तैयार हो गया। दूसरे दिन सारे मछुआरों समुद्र किनारे हाजिर हो गए। बाकी के 4 भाई उस दिन समुद्र किनारे नहीं आए थे। अकेले धर्मलाल ने उन मछुआरों से कहा, सुनिए, मैं 5 मिनट के लिए समुद्र का पानी अपने मुंह में भर लूंगा। आप लोग 5 मिनट में समुद्र में जितनी मछलियां हैं वह सब पकड़ लेना। एक बार फिर से कह रहा हूँ, 5 मिनट से ज्यादा मैं अपने मुंह में पानी भरकर नहीं रह सकता हूँ। समझ गया ना? तभी एक बूढ़ा मछुआरा कहता है, ठीक है, तुम चिंता मत करो। समुद्र का सारा पानी धर्मलाल ने अपने मुंह में भर लिया। सभी मछुआरे मछली पकड़ने में मगन हो गए और 5 मिनट से ज्यादा होने लगा और धर्मलाल हाथ से इशारा भी कर रहा था, लेकिन कोई उसके इशारे को देख नहीं रहा था। सभी मछली पकड़ने में लीन थे। फिर मजबूरी में धर्मलाल को अपने मुंह से सारा पानी निकालना पड़ा। जैसे ही धर्मलाल ने अपने मुंह से समुद्र का पानी छोड़ा और सभी मछुआरों उसी पानी में डूबने लग गए और चिल्लाने लगे, अरे बचाओ बचाओ! गांव में हाहाकार मच गया। मछुआरों के परिवार वालों राजा से धर्मलाल की शिकायत कर दी। सारी बातें सुनकर राजा ने धर्मलाल से कहा, क्यों, इनकी बातें सच है? धर्मलाल, तुमने अपने मुंह से पानी बाहर छोड़कर इतने सारे लोगों को डुबा कर मार डाला। फिर धर्मलाल कहता है, हाँ यह सच है महाराज, पर अगर मैं पानी नहीं छोड़ता तो मेरा गला फट जाता और मैं मर जाता। मैंने उनसे बार बार कहा था कि मैं 5 मिनट से ज्यादा पानी को रोक कर नहीं रख सकता हूँ, पर उन्होंने किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी।
इसलिए मुझे मजबूर होकर समुद्र का पानी छोड़ना पड़ा और इसलिए इस तरह का घटना घट गई है महाराज। फिर महाराज कहते हैं, इतने सारे लोगों की मृत्यु का उत्तरदायी मैं तुम्हें ही मानता हूँ। तुम्हें समुद्र के पानी के अंदर डुबा कर मारा जाएगा। तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है बताओ? फिर धर्मलाल बोलता है, महाराज जब मरना ही है तो मैं कोई भी विरोध नहीं करूँगा। बस मरने से पहले एक बार मैं अपनी माँ से मिल लेना चाहता हूँ। फिर महाराज कहते हैं, ठीक है, ऐसा ही होगा। फिर धर्मलाल अपने घर जाकर सारी घटना बताता है। तभी उनका दूसरा वाला भाई कर्मलाल बोलता है, भैया कल मैं आपकी जगह मैं जाऊंगा। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आप घर में आराम करिए। क्योंकि कर्मलाल अपने पैर चाहे जितना लंबे कर सकता था। कर्मलाल समुद्र में डूब के मरने के लिए गया और साथ में राज्य की प्रजा भी उस सजा को देखने के लिए गई। कर्मलाल ने दूसरे कलर की कमीज पहनी थी। उसे देखकर राजा कहते हैं, अरे यह क्या, कल तो तुमने गुलाबी कलर की कमीज पहनी थी, आज सफेद कलर की कमीज पहनकर क्यों आए हो? तो कर्मलाल झट से जवाब देता है कि माँ का आदेश था महाराज, मैं अपनी माँ की हर बात मानकर चलता हूँ। अब मैं आपके आदेश का पालन करने जा रहा हूँ महाराज। अलविदा अलविदा महाराज। सभी गांव वाले भी समुद्र किनारे खड़े होकर यह सब देख रहे थे। कर्मलाल समुद्र के अंदर चला जाता है और जैसे ही और अंदर जाता है वह अपनी टांगे लंबी करता जाता है, जिससे वह समुद्र में डूब ही नहीं पाता। कर्मलाल को इस तरह समुद्र में चलते देख सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, यह कैसे हो गया? पाँव में क्या रबड़ लगा लिया है? लगता है वह जादू टोना जानता है। यह देखकर राजा भी हैरान हो जाते हैं। फिर कर्मलाल समुद्र से बाहर आ जाता है और राजा आदेश देते हैं कि कल धर्मलाल की गर्दन मेरा जल्लाद काटेगा। बोलो बोलो, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? बोलो। फिर धर्मलाल की जगह कर्मलाल आया। वह बोला कि कल पूरी रात मेरी माँ बहुत रोई है महाराज, मैं बस माँ को जरा देख आऊं। महाराज इसके अलावा मेरी और कोई भी अंतिम इच्छा नहीं है महाराज। फिर महाराज कहते हैं, ठीक है, अब ऐसा ही होगा। अब कल सुबह ही तुम्हारी गर्दन काटी जाएगी। फिर कर्मलाल अपने घर जाकर वह सारी बातें बताता है। तो उनके में से जो तीसरे नंबर वाला भाई सोहन लाल होता है वह कहता है, कल बड़े भैया के जगह मैं जाऊंगा, क्योंकि मेरी पीठ और गर्दन एकदम लोहे की जैसी है। मेरी गर्दन काटते समय उनकी तलवार ही टूट जाएगी। उनकी माँ सोहन से कहती है, बेटा अपनी गर्दन कटवाते समय अपनी आँख और कान सब खुले रखना। सोहन लाल कहता है, माँ आप हमारे लिए परेशान मत होइए। फिर कल सुबह सोहन लाल अपनी गर्दन कटवाने दरबार में चला जाता है, जहां जल्लाद सोहन लाल की गर्दन काटते समय उसकी तलवार टूट जाती है। फिर जल्लाद कहता है, यह कैसा हुआ? आखिर यह क्या मामला है? और सारे गांव वाले भी देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर राजा कहते हैं, यह हो क्या रहा है? ऐसा तो कभी नहीं देखा था। प्रजागण सुनिए, कल धर्मलाल को आग में जलाकर मारा जाएगा। फिर धर्मलाल की जगह जो सोहन लाल आया था वह कहता है, महाराज आग से मैं बिल्कुल भी नहीं बच पाऊंगा, यह मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इसलिए मैं अंतिम बार माँ से मिलकर आना चाहता हूँ। फिर महाराज कहते हैं, ठीक है ठीक है, एक रात माँ के पास रहकर माँ को देखकर आ जाओ। उधर गांव वालों में से एक कहता है, अरे यह सब क्या हो रहा है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है भाई। फिर दूसरा गांव वाला कहता है, पानी में डुबाया तो पैर लंबे हो, सर काटने गया तो तलवार टूट गई। हाँ, यह धर्मलाल जादू टोना जानता है। हाँ। फिर अगले दिन सोहन लाल अपने घर जाकर सारी बातें बताता है। तो उनके छोटे वाला चौथे नंबर का भाई मोहन लाल कहता है, भैया
इस बार अब मेरी पारी है, क्योंकि आग से मुझे कोई नहीं जला सकता। और अगली सुबह मोहनलाल जलती हुई आग में कूद जाता है और नाचने लगता है। मोहनलाल को आग में नाचते हुए देख सभी गांव वाले कहते हैं, अरे यह तो कोई दैत्य है। फिर मोहनलाल कहता है, महाराज कितना आनंद आ रहा है मुझको, आपको क्या बताऊं मुझे कितना आनंद आ रहा है। यह सुनकर महाराज भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या आग में कूदकर आनंद आ रहा है? अब तुझे मैं मिट्टी में दबाकर मारूंगा। हाँ हाँ, अब तुझे मिट्टी में दबाकर मारूंगा, यही होगी तुम्हारी सजा। फिर धर्मलाल के जगह मोहनलाल आया था। वह बोला, महाराज फिर से अंतिम बार माँ को देखना चाहता हूँ, आप अनुमति दे दीजिए। फिर महाराज कहते हैं, ठीक है, अनुमति दिया। फिर मोहनलाल अपने घर चला जाता है और अब पांचवें भाई की बारी आती है। भैया मैं सांसें रोक के रहूंगा, आप रात को मिट्टी खोदकर बाहर निकाल लीजिएगा, उसके बाद हम सब इस राज्य से दूसरे राज्य में चले जाएंगे। यह ठीक रहेगा, यही सही रहेगा। फिर उनकी माँ बोलती है, फिर भी बेटा मगन अपना ध्यान रखना बेटा। माँ आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मगन के लिए एक बड़ा सा गड्ढा खोदा गया था। फिर राजा के सैनिकों ने मगन के हाथ और पैर दोनों बांध दिए, फिर उसे गड्ढे में गिरा दिया। फिर राजा साहब कहते हैं, आखिरकार अंत में पापी को सजा मिल ही गई। चलो सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर रात हो जाती है। उधर अंधेरे में माँ को साथ लेकर चारों भाइयों ने कब्र के पास आकर मिट्टी को खोदा और मगन को बाहर निकाल लिया। माँ बसंती रो पड़ी और आंखों के आंसू पूछकर बोली, जिसके पास ऐसे 5 रत्न हैं, उसे किस बात का डर है। हम कहीं और जाकर सब कुछ फिर से शुरू करेंगे, चलो। फिर बेटे कर्मलाल ने अपने पैरों को लंबा करके अपनी माँ और अपने चारों भाइयों को कंधे पर बिठा करके लंबे लंबे कदम बढ़ा करके उस राज्य का त्याग कर दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक